सट्टा सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी देख लीजिए। दुनिया भर के बाजारों का हाल। अमेरिकी बाजारों में शांत कारोबार हुआ, लेकिन एशियाई बाजारों में जबरदस्त रफ्तार है और ये रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। पौने 200 अंक ऊपर है हांगकांग के बाजार। निक्केई में है मजबूती और बाकी एशियाई बाजार भी दमदार शुरुआत के संकेत देते हुए दिख रहे हैं। एसजेएक्स 50 से 1/4% की मजबूती के साथ शुरुआत होने का डबल सेंचुरी मार चुका है हांगकांग। क्या बात है। अभी हम देख रहे थे 175 ऊपर था, 215 यानी 40 पॉइंट की बढ़त तो अभी कुछ 3-4 मिनटों में ही आती हुई दिखे। निक्केई 60 अंक ऊपर है और बाकी बाजारों में भी रुझान तेजी का। एसजेएक्स 50 लाते हैं आपके सामने। क्या वहां पर 21 पॉइंट से कुछ और मजबूती बढ़ी है? नहीं, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ प्री ओपनिंग सेशन में ज्यादा मजबूती होगी, ये संकेत साफ है आज आपके लिए। रुपए की शुरुआत आज होगी नहीं, क्योंकि करेंसी मार्केट है बंद। आज है छुट्टी, फिक्स इनकम यानी कि डेट मार्केट में भी और करेंसी मार्केट में भी। बैंक हॉलीडे है बुद्ध पूर्णिमा की वजह से। चलिए तो आज के स्टॉक्स पर करते हैं अब फोकस, जहां पर एक्शन आज रहने वाला है। जीएमडीसी तो खरीदारी करने की राय आ गई किरण की तरफ से। थायरोकेयर, इसके भी नतीजे दमदार दिख रहे हैं। किरण, इसके चार्ट्स देखकर बताइए। वैसे तो नई लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट होंगे मेरे हिसाब से चार्ट्स। 36% मुनाफा बढ़कर आया है और बाकी पैरामीटर्स पे भी नंबर अच्छे हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस। खरीदेंगे आप? अनिल जी, खरीदना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है करीबन अगस्त सितंबर से पिछले साल के अगस्त सितंबर से अगर कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है और सारे बॉटम्स का अगर ट्रेंड लाइन से जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू परसों के बॉटम के करीब ही आती है। 700 का सपोर्ट है और 707 का बॉटम है। तो मेरा मानना है कि 700 के नीचे आते हुए हम नहीं देखेंगे, तो 700 के नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की सलाह होगी। और शॉर्ट टर्म में यानी 1-2 हफ्ते में 780 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड स्ट्रांग है, तो बाय करके ही चलना चाहिए। ओके, खरीदारी करनी चाहिए। थायरोकेयर में भी पूरा एक्शन तेजी का बनता दिखाई देगा। पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स आए और यहाँ पर वैसे आप देखें तो क्वार्टर कुछ खास नहीं रहा है। एक 1:1 का बोनस इन्होंने जरूर अनाउंस किया। मुनाफा 471 करोड़ का, रेवेन्यू एकदम सपाट, मार्जिन 8.9% के करीब। प्री ओपन में देखेंगे किस तरह की शुरुआत 9% ऊपर है। क्या ये बोनस पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है? सेठी साहब, आपकी क्या सलाह होगी पेट्रोनेट एलएनजी पे? बिल्कुल हर्षिता, नंबर्स तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, बट जो एक सरप्राइज एक बोनस दिया है उसका एक नीजक पॉजिटिव रिएक्शन बिल्कुल स्टॉक पे आना चाहिए। और 9% की तेजी तो नहीं आनी चाहिए, बट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी सेक्टर फोकस में है, आप गेल को देखिए, आईजीएल को देखिए, तो सभी स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक में तेजी तो बिल्कुल रहेगी, बट नॉट लाइक अ 9% रन अप टुडे। ओके, इतनी तेजी नहीं होगी। लेकिन इंटरग्लोब देख लिया जाए, वैसे तो इंटरग्लोब आपकी लिस्ट में था ना खरीदारी करने के लिए। आज से देखते हैं आज नतीजों के बाद 10% नीचे खुलने का संकेत दे रहा है। क्या बात है, इतना नीचे। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज सुबह सुबह आपको दिख रहा है। जी आज नतीजों से पहले 3% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर। एचडीएफसी 4% मजबूत दिख रहा है। पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल में है नुकसान 2% का और अंबुजा सीमेंट आधा % नीचे। थोड़ा सेटल होने देते हैं आज किस तरह से ये लेवल्स आते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर शुरुआत पॉजिटिव होती दिख रही है। 57 अंक ऊपर निफ्टी आपको नजर आएगा, लेकिन सेंसेक्स 19 अंक ऊपर है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो हर्षदा एक्शन में दिख रहे हैं आज। और भारतीय एयरटेल, इस पर एक राय ले ली जाए। कोई पोजीशन बनी? पिछले 2 सेशन में थोड़े मुझे ठीक दिख रहे थे टेलीकॉम स्टॉक्स। नतीजे ढीले हैं भारतीय एयरटेल के, लेकिन मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। कोई ट्रेड है या खुलने दे? क्या खुलने दीजिए जी। कुछ एक बार देखते हैं मोमेंट। अगर से इन स्टॉक्स में खुलने के बाद में अगर से कहीं ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है, थोड़ा प्राइस में एक्शन आता है, तो ही पोजीशन बनानी चाहिए। पर डेफिनेटली एक लेवल जो मैं समझता हूँ 360 का बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय एयरटेल का। अगर से वो लेवल किसी भी सिचुएशन में क्रॉस होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रहेगी जो 378 380 तक ला सकती है। बट उसके लिए 360 के लेवल को क्रॉस होना काफी जरूरी है। बायोकॉन एक और काउंटर जिसके लिए खबर वैसे कुछ अच्छी नहीं है। यूएस एफडीए ने इनके बैंगलोर के प्लांट की जांच की थी मार्च अप्रैल के महीने में और 8 आपत्तियां आई हैं। 483 जारी हुआ है। जो आपत्तियां हैं उसमें एक चीज है कि यूएस एफडीए को नहीं लगता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक से चल रही है और जो भी डेटा कंपनी ने सबमिट किया उसमें भी कुछ खामियां हैं या फिर डिस्क्रिपेंसीज है। स्टॉक देखिए 4% नीचे खुलने के सारे आसार दिखा रहा है। ये क्या एक मेजर सेटबैक रहेगा सेठी साहब बायोकॉन में?
बिल्कुल हर्षिता, स्टॉक में हमने देखा भी है कि एक रिजल्ट के बाद भी एक अच्छी खासी पिटाई हुई है और उसके बाद ये जो न्यूज़ है ये नेगेटिव है और इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आना चाहिए। तो ये जो 3-4% की गैप डाउन ओपनिंग बिल्कुल हो सकती है, बट उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसका कोई असर रहेगा। लेकिन 3-4% भी बड़े भारी पड़ते हैं बायोकॉन जैसे शेयर के लिए, 50 रुपए निकल जाते हैं। चलिए देखते हैं आज किस तरह की ओपनिंग होती है और थोड़ा प्री ओपनिंग सेशन में सेटल होने देते हैं तमाम प्राइसेस को। कौन सा स्टॉक कितना ऊपर नीचे खुलेगा थोड़ी देर में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको आज अगर आपका इरादा है ट्रेडिंग करने का तो कहाँ रखनी चाहिए नज़र और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर, ये बताए जाते हैं हर रोज आपको सुबह 7:30 से 8 के बीच में। किसी वजह से आप वो शो ना देख पाएँ, मैच ना देख पाएँ तो कोई बात नहीं, 9 से 9:15 के बीच में हमेशा हमारे साथ रहिए क्योंकि हम बताते हैं स्टॉक 2020 के मैच का अपडेट। तो आइए देखते हैं आज की टीम्स। पूरी टीम पर जल्दी से नजर डालते हैं यहाँ पे किस तरीके की टीम बनी। तो 3 हमने इसमें आज सेल साइड के स्टॉक्स दिए, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड जहाँ पे फसाई की ओर से इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की खबरें आ रही हैं और भारतीय एयरटेल के नतीजे काफी कमजोर है इसलिए वहाँ बेच के चलिए, लेकिन थायरो केयर और पेट्रोनेट के नतीजे बेहतर हैं इसलिए वहाँ पे खरीदारी चलाओगे। पेट्रोनेट ने तो बोनस का भी ऐलान किया। कोटक महिंद्रा बैंक में राइट्स इशू और FII की लिमिट बढ़ाने को अप्रूवल मिल गया शेयर होल्डर से। मॉनसून अच्छा होगा, उम्मीद से बेहतर होगा इसलिए RCF और फैक्ट में खरीदारी की सलाह होगी। सेंट्रल बैंक अपनी हाउसिंग यूनिट बेचने की तैयारी चल रही है, साथ ही NPA रिवाइवल के संकेत हैं और एलेम्बिक एक और छोटा स्टॉक है जहां पे नतीजे काफी बेहतर आए। एक बैलेंस टीम बताने की कोशिश करिए, सीक्वेंस में चलते हैं। ब्लू स्टार अच्छे नंबर्स थे, एयर कंडीशनिंग कारोबार में मार्जिन में तगड़ा उछाल है। टीटागढ़ वैगन्स, अब वो डिफेंस के लिए जो शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। रडार पे रखें इस कंपनी को, अपने एसेट्स को बड़ा स्मार्टली अब ये यूटिलाइज कर रहे हैं। हेक्सावेयर अटकता हुआ नजर आ रहे हैं लेवल्स के आसपास, शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। इंटरग्लोब एविएशन नंबर्स कमजोर हैं इसीलिए एक सेल रिकमेंडेशन, लेकिन ध्यान रखें कच्चा तेल जो ठंडा पड़ रहा है वो अभी भी एक ट्रिगर बना हुआ है। रिजल्ट पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। IDBI बैंक, वो RBI की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल डैम्पनर है, इसलिए आज से आज बिकवाली करने के मौके होंगे। डिपेंडेबल के तौर पे GMDC, ये कंपनी तगड़े मोमेंटम है, बेहतरीन नंबर साल दर साल कंपेयर कर लें, तिमाही दर तिमाही कंपेयर कर लें, तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा आपको। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तगड़ी रीरेटिंग के बाद इन लेवल्स के आसपास कुछ थकने के संकेत आ रहे हैं, इसीलिए यहां पे बिकवाली करने के मौके होंगे। कार्बोरेंडम अच्छे मोमेंटम के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस बीच में आपने देखा होगा बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी की तरफ से, उम्मीद से बेहतर। बिरला केबल रेंज बाउंड देखा गया है स्टॉक को, लेकिन स्टॉक पे कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स हैं, वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव नजर आता है। और सिमको फाइनली टीटागढ़ का ही एक आर्म, और यहां पे भी जो अपने एसेट्स को स्मार्टली यूटिलाइज करने की बात, ना सिर्फ वेगन मैन्युफैक्चरिंग बल्कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वो कमर्शियल ऑपरेशंस जल्द शुरू होते हुए नजर आएंगे। इस कंपनी को भी अपने रडार पे रखें। और कुछ और काउंटर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए, इनमें सीमेंस शामिल है। कल आपको याद होगा ABB के शानदार नंबर्स के बाद स्टॉक में तेजी और बाकी कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी हुई। अब सीमेंस काफी भाग चुका है, आज नंबर्स आने वाले हैं और हमारा अनुमान यही है कि मुनाफा 213 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। किरण, क्या नई खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या फिर जो पोजीशन है उसी को होल्ड करें? ये तो हर्षदा जी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रख के इसमें निवेश करना चाहिए। अभी फ्रेश निवेश भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न है। पिछले करीबन 2-2.5 साल का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट 3 दिन पहले मिला था और रैली कल देखने को मिली। हमने पिछले करीबन 3 महीने में ये स्टॉक करीबन 1000 रुपए से करीबन 1450 तक जाते हुए देखे, तो इधर से वापस ऐसे ही कुछ मूव इमीडिएट देखने को मिलेगा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बढ़त के साथ साथ थोड़ा सा कंसोलिडेट टाइम करेक्शन करता नजर आएगा और उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी 1500 की है जो कि ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब आता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। तो करंट लेवल से 1500 के बीच में हम कंसोलिडेट करते देखेंगे, पर निवेश करने की सलाह बिल्कुल है स्टॉक में। ओके, निवेश करने की राय है सीमेंस में। आज नतीजों से पहले देखना होगा एक्शन क्या और बढ़ता है। कल तो बेहतरीन एक्शन होता हुआ नजर आया था, यहाँ पर अच्छी तेजी बनी और अच्छी तेजी बनी एक और स्टॉक में डाल में भारत नया खिलाड़ी वायदा कारोबार का जो शामिल हुआ है और कल यहाँ भी तेजी बनती दिखी। आज नतीजे आने वाले हैं,
कुछ संकेत हैं आशीष आप? या बिल्कुल, कल बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ और हमने देखा ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जिस तरह से क्रॉस किया है, मुझे लगता है डेफिनेटली स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली जब नए लिस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं एक लो लिक्विडिटी का एक थोड़ा सा पैरामीटर रहता है, जिसके चलते मूवमेंट अगर से आते हैं तो काफी शार्प आते हैं। और वही मुझे लगता है कि डालमिया भारत के अंदर देखने को मिल सकता है 2550 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में मुझे लगता है 2370 का एक स्टॉप रख के पोजीशन होल्ड की जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल राय डालमिया भारत पर, जिसके नंबर्स भी आज आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, CESE, और हम आपको बता रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि यहाँ पर एक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इसका चार्ट देखना चाहिए कि किस तरह का मूव नजर आया है। अब अखबारों में भी वो रिपोर्ट्स आना शुरू हो रही हैं। अनिल, इनफैक्ट इस पर आपकी काफी गहरी नजर थी। सेपरेशन होगा रिटेल बिजनेस का, बोर्ड बैठक होने वाली है 18 मई को, यानी कि अगले ट्यूसडे, और तब इस पर विचार किया जाएगा। हमने किन लेवल्स पर इसको स्पॉट किया था? वैसे तो हर्षिता काफ़ी पहले, लेकिन हाँ ये ज़रूर कि 2 दिन पहले जरूर जो स्पॉट किया था, हम उस समय 940 के आसपास ट्रेड करा था और उसके बाद तो 990,000 तक भी पहुंचा और थोड़ा कल करेक्ट हुआ है। लेकिन इससे पहले शायद हम, जहाँ तक ख्याल है, 850-860 के आसपास है जब। लेकिन ये महीना इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जो कुछ भी रिस्ट्रक्चरिंग होनी हो इस महीने हो जाएगी। तो अगर लोगों का पोजिशनल व्यू है 2-1 हफ्तों के लिहाज से, तो हर गिरावट में ये स्टॉक खरीदना चाहिए। यहाँ पर एक बार की तेजी का माहौल बन सकता है, तो और खरीदारी हो सकती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट। जैसा हम एक बात करें इस स्टॉक पे, हमने पहले भी एक बार बात की थी, तब ये 700 के स्तरों पे था, तभी हमने कहा था कि रोलओवर्स कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 महीनों में इस स्टॉक में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पोजीशन लॉन्ग साइड पे काफी बनती हुई नजर आ रही है। हमने रोल कॉस्ट भी देखी, हर मंथ में इंक्रीज हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन इस स्टॉक के अंदर नजर आ रहा था। अब जिस तरह से ऑल टाइम हाई पे और हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट में कहीं कोई गिरावट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ऑल टाइम हाई होने के बाद भी लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं और कंफर्टेबली इसके अंदर पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे साइन है। मुझे लगता है 940 एक पोजिशनल स्टॉप होगा, उसको ध्यान में के पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऊपर में 1040-1050 के स्तर आने वाले कुछ समय में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक आज एक्शन में रहेगा और इस पे आप नजर बनाए रखें। अच्छा, इसके साथ हर्षिता फिर वो उस पे भी राय ली जाए, फर्स्ट सोर्स पे। हाँ। तो फर्स्ट सोर्स के चार्ट्स देखें किरण, यहाँ पर अगर खरीदारी करनी हो तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखनी चाहिए? फर्स्ट सोर्स मुझे लगता है कि कुछ ऐसा खास चार्ट पैटर्न नहीं है जहाँ पे हम बहुत बढ़त देखने को मिलेंगे, पर सपोर्ट्स के नजदीक है। सपोर्ट्स करीबन 37-36 लेवल्स के करीब आता है। 39-40 के क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक था कल के सत्र में। इधर से एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 42-43 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर आज इस स्टॉक में कुछ मोमेंटम देखने को मिले तो। ओके, फर्स्ट सोर्स ये एक और स्टॉक है जहां पर आप देख सकते हैं एक्शन। ये विकास जी, जंक फूड वाले एडवर्टाइजमेंट्स पर किड्स चैनल पर बैन लगाया जाएगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इन कंपनियों पर? क्या नेगेटिव रुझान होना चाहिए? जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, क्या कहेंगे आप? तो न्यूज़ फ्लो है, ये तो नेगेटिव है, तो इसका एक हम इमीडिएट तो रिएक्शन बाजार को करते हुए देखेंगे। इन स्टॉक्स में बिल्कुल गिरावट देखी जा सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये एडवर्टीजमेंट के बैन होने से कोई इनका कंजम्पशन कम होना है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो इन द लॉन्गर रन कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, बट आज चूंकि न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है तो स्टॉक्स में बिल्कुल थोड़ी एक वीकनेस देखी जा सकती है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह का रिएक्शन बाजार में देखने को मिलेगा इन सभी सो कॉल्ड जंक फूड कंपनियों में, स्पेशली जुबिलेंट फूड और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। सेठी साहब, कंजम्पशन स्टोरी में गोदरेज कंज्यूमर स्पेशली उन नंबर्स के बाद जहां पर हमने देखा डोमेस्टिक बिजनेस में एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ नजर आया है, और खासकर ये जो अब इन्होंने कमान सौंपी है निसाबा गोदरेज को, अपनी बेटी को, उस पर क्या आपको लग रहा है कितना और एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि दोनों गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज कल काफी हॉट काउंटर्स थे, काफी तेजी की पोजीशंस खड़ी हुई इनमें। बिल्कुल हर्षिता, बेहद ही शानदार नतीजे थे और फिर इन्होंने एक बोनस भी डिक्लेयर किया, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको कल देखने को मिला। स्टॉक में कुछ 8-10% की करीबन तेजी देखी गई, तो ये रुझान तो बिल्कुल पॉजिटिव है, बट
मुझे लगता है अब भी इसी तर्ज पे इनके नतीजे को देखते हुए मुझे लगता है आने वाले वीक में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आने वाले हैं वहाँ पे मैं बहुत अच्छे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस में हूँ और मुझे लगता है वहाँ पे एक अच्छी तेजी बननी चाहिए, तो उस स्टॉक को भी एक रडार पे रखना चाहिए। और बाकी गोदरेज कंज्यूमर इन इटसेल्फ इज अ गुड स्टॉक और वहाँ पे आज भी जो कल की तर्ज पे थोड़ी बहुत तेजी और रहनी चाहिए। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 22 अंक ऊपर है निफ्टी। फैसला देखिए कहाँ पे खुल रहा है ये मार्केट, 9338 जिस लेवल की हम बात कर रहे थे सुबह से कम 5-6 बार तो मैंने बोल दिया एग्जैक्टली 9339 पर खुला है, यानी कि पिछले 2 दिनों के हाईज पर वहीं पर खुलता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा सवाल है कि वहाँ से खुलने के बाद और बढ़ेगा क्या? जवाब मिल जाएगा आपसे कुछ ही सेकंड्स में, क्योंकि अब तैयारी है भारतीय बाजारों की। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की मजबूती है। अच्छी बात यह कि बैंक निफ्टी भी 60 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो कल के करेक्शन के बाद क्या सरकारी बैंकों में थोड़ी राहत लौटेगी? हाँ, अगर कमजोरी हुई तो थोड़ी बहुत मिड कैप सरकारी बैंक्स में, लेकिन बाकी दिग्गजों में शायद मजबूती आती हुई दिखे। ये संकेत इस वक्त आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए आज की पारी की करते हैं शुरुआत और पहले टिक के साथ देख लेते हैं कि भारतीय बाजार किस तरह का रुझान दिखाते हैं। आज बता दूं आपको एक बार फिर से, करेंसी मार्केट है बंद, डेट मार्केट है बंद और 40 सेकंड बचे। उससे पहले एक बार फटाफट एशियाई बाजार देख लेते हैं, जिससे अंदाजा लगेगा कि वहाँ सब माहौल चुस्त दुरुस्त है ना। हांगकांग 200 पॉइंट ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था। हांगकांग और चाइना के बाजार, निक्केई, ये तीनों ही जापान के बाजार देख लेते हैं। हांगकांग 217 पॉइंट ठीक है, शंघाई हरे निशान में है, निक्केई मामूली 40 पॉइंट ऊपर है। तो ये 3 बड़े बाजार तो ठीक है, और बाकी ताइवान, कोरिया और कॉस्पी, ये सब सारे बाजार ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज की पारी की और पहली टिक के साथ। और इस वक्त अगर आप कहीं दबाव दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में तो भारतीय एयरटेल, भारतीय इन्फ्राटेल 2 स्टॉक हैं, लेकिन निफ्टी पर मजबूत औरोबिंदो फार्मा 1% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। चलिए देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूत शुरुआत भारतीय बाजार की। 30,000 के बेहद करीब शुरुआत की है सेंसेक्स ने 60 अंकों की मजबूती के साथ। निफ्टी कल और परसों के हाईज के पार निकलता हुआ 25 अंकों की मजबूती के साथ 9,338 के पार, 9,350 के बेहद करीब। मिड कैप इंडेक्स में है 1/3% की मजबूती और 70 अंक मजबूत खुलता हुआ बैंक निफ्टी। ये है आज की दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। क्या है मजबूत? औरोबिंदो फार्मा टॉप गेनर 1% की मजबूती के साथ। यस बैंक, कोटक बैंक में है मजबूती। तो प्राइवेट बैंक आज जिम्मा संभाल रहे हैं थोड़ी तेजी का। जी नतीजे से पहले मजबूत है। ग्रासिम, आईओसी जैसे शेयरों में मजबूती। बैंक ऑफ बड़ौदा हरे निशान में खुलता हुआ आज के सेशन में। टेक महिंद्रा पिछले 2-3 दिनों की मजबूती को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ। तो फिर कमजोर क्या है? कोई खास नहीं। इनफैक्ट भारतीय दोनों ही स्टॉक हरे निशान में खुले। इंटरेस्टिंग, हीरो मोटोकॉर्प कल की कमजोरी के बाद आज भी एकदम शांत शुरुआत करता हुआ दिखा। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स। आज का एक्सीडेंट बायोकॉन 5% नीचे और आईडीबीआई बैंक में है 2.5% का नुकसान। जुबिलेंट फूड वर्क्स 1.5% नीचे खबरों के दम पर। इंटरग्लोब में भी 2% का नुकसान बनता हुआ दिख रहा है। सिंडिकेट बैंक वायदा कारोबार के बैन में 1% नीचे खुलता हुआ आज के सेशन में। आइडिया में है 1% की कमजोरी के साथ शुरुआत। तो फिर मजबूत क्या है? जेन इरिगेशन 5% मजबूत, सीजी पावर 4% मजबूत, पेट्रोनेट एलएनजी बोनस के बाद 4% का उछाल, अदानी एंटरप्राइजेज, एनएमसी, मेटल माइनिंग शेयर थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तेजी के साथ होती दिख रही है शुरुआत। 95 अंक ऊपर सेंसेक्स 30,000 के पार निकलता हुआ सेंचुरी मारने के मूड में और 9,350 का पहला टारगेट हासिल। निफ्टी पर मिड कैप इंडेक्स भी सेंचुरी मारकर 100 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी में भी सेंचुरी लगने की तैयारी। 22,800 का टारगेट यहाँ भी हासिल होने की तैयारी में। हर्षदा तो बेहद दमदार शुरुआत है, अच्छे मानसून का सर आई एम श्योर, और उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं जैन इरिगेशन। इनफैक्ट बाकी फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आरसीएफ, चंबल जैसे काउंटर्स, क्या वहाँ पर भी उस मानसून की प्रिडिक्शन का कुछ फायदा मिलता हुआ? 3% ऊपर इनफैक्ट आरसीएफ जैसे काउंटर्स खुले हैं। जीएमडीसी नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक 10% ऊपर है। थायरोकेयर में भी 5.5% का उछाल देखने को मिला। सीजी पावर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, इसमें भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीटागढ़ वैगन्स में कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। आई एम नॉट श्योर ये शिप बिल्डिंग में उतर रहे वो कितना पॉजिटिव होगा। 4 शिप्स बनाएंगे शुरुआत में। ये फिलहाल स्टॉक तेजी में है। इसके अलावा आप देखिएगा एक्साइड, चेन्नई पेट्रो, ब्लू स्टार नंबर्स ठीक ठाक थे, 1.5% ऊपर खुला है ये काउंटर। स्कूटर्स इंडिया ये एक स्टॉक जिस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। 93% लगभग हिस्सेदारी है सरकार की स्कूटर्स इंडिया में। एक लीगल एडवाइजर इन्होंने नियुक्त कर लिया है, आवेदन मंगाए हैं इनफैक्ट।
तो वो प्रक्रिया शुरू होती हुई मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करना चाहती है सरकार इस कंपनी में, तो स्टॉक में कुछ तेजी का एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सेल साइड्स पर देना बैंक है जो नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हेक्सेवेयर जैसे काउंटर्स में बिकवाली हावी हो गई है। ईरोस जो लगातार तेजी में था, यहाँ पर भी सेल साइड की पोजीशंस आती हुई। कल का स्टार परफॉर्मर JSW एनर्जी में भी हम देख रहे हैं कुछ नरमी आती हुई। शिमारू बहुत ही खराब नतीजे रहे तो स्टॉक करीब 5% नीचे खुला है। साथ ही नेल्को पर भी नजर डाल लीजिए क्योंकि इसके भी नतीजे आए और उसके बाद किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। नेल्को में 3% नीचे इनफैक्ट वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल बाजार की चाल है आज ओपनिंग पर। खबरें जहां बढ़िया हैं, नतीजे जहां बढ़िया हैं, उस पर तेजी का कॉल जरूर आया है। एक स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है, जो बिना खबरों के दम पर आ रहा है, वो है कैडिला हेल्थ केयर। आशीष तैयार रहिए आप इसकी डिटेल्स देखकर, क्योंकि कैडिला हेल्थ केयर में 2% की मजबूती और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। 2% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो शुरुआती कारोबार में यहाँ पर पोजीशन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो पेट्रोनेट में बढ़ा है। वो तो समझ में आ रहा है कि अच्छे नतीजे और बोनस है, तो वहाँ समझ में आता है। लेकिन कैडिला हेल्थ केयर में जिस तरह की मजबूती के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। लगता है कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर का बाजार को अनुमान है, क्योंकि फार्मा शेयरों के लिए खबरें आज काफी आती दिख रही है। कैडिला खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? बिल्कुल खरीदना चाहिए। एकमात्र ऐसा फार्मा स्टॉक है जिसके अंदर में ऑल टाइम हाई बन रहा है और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। आज ओपन इंटरेस्ट भी सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली मोमेंटम रहेगा और कम से कम 510 तक की अपसाइड 1-2 दिनों के अंदर में ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। डाउन साइड में मुझे लगता है 486 के स्टॉप से आप ट्रेडिंग बेट इसमें बना सकते हैं। ओके, बायोकॉन पिट रहा है यहाँ पर, आगे कितनी गिरावट बनती दिखाई देगी? किरण, क्या कॉल रहेगा आपका? क्योंकि देखिए 1009 पर तो आ गया है। निचले स्तरों से बायोकॉन में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 985 के नीचे के 982.65 का लो लगा के एनएससी पे वापस एक बार 1005 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 995 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। अगर ये रिस्की ट्रेड रहेगा, पर यही सही ट्रेड रहेगा, क्योंकि नीचे से अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। टारगेट के लिए 1020 से 1025 के लेवल देखने को आज ही मिल जाने चाहिए। एक और स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है, जेन इरिगेशन, जो मेरे ख्याल से विकास ने आज रिकमेंड किया था सुबह। यहाँ पर 3-3.5% की मजबूती बनती दिख रही है। और आज यहाँ पर भी मैं एक और चीज़ ये भी देख रहा था कि एफआईएस की तरफ से टेक्निकल रिपोर्ट भी इस स्टॉक पर आती हुई दिखी 126 रुपये के टारगेट के साथ। तो फंड फ्लो पूरे रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये स्टॉक, क्योंकि जो रीज़न उन्होंने दिया कि कोर बिजनेस में 20% की कंपाउंडेड ग्रोथ है, कैश सरप्लस है, और हाल ही में 3 राज्यों से, जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 2000 करोड़ के इन्हें ऑर्डर मिले। एक और बड़ा ट्रिगर जो शायद जेन इरिगेशन के लिए हो सकता है, वो इन्होंने जो एनबीएफसी की और उसके साथ वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप जो किया था, तो और अच्छा मॉनसून, ये तो आज एक पॉजिटिव खबर है ही। तो जेन इरिगेशन बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। विकास से मैं टारगेट्स लूंगा, उससे पहले एफएनओ ट्रेडर्स के लिए अगर इन अच्छी बात ये भी है कि बैन में नहीं है, नहीं तो जनरली ये स्टॉक कई बार बैन में चले जाता है। तो क्या इन लेवल पर 109 पर एक खरीदारी का मौका है? और उसके बाद में विकास से फंडामेंटल राय लेता हूँ। पहले आशीष आप बताएं। बिल्कुल है, क्योंकि 2 वीक की गिरावट के बाद में हमने देखा है कि एक मोमेंटम आज हमें देखने को मिला और 3 दिन का हाई क्रॉस हुआ है। तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर में देखने को मिलेगी। कम से कम 116-117 के टारगेट्स ये 2-1 दिन के अंदर में ही देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 106.50 का एक स्टॉप रख के पोजीशन बना सकते हैं। तो विकास, जेन इरिगेशन आपके क्या टारगेट्स हैं, और खासतौर से आपकी रिकमेंडेशन पर एफआईएस की मुहर लग रही है, और उनकी तरफ से अगर पोजिशनल बाय की खबर हो तो फिर स्टॉक के लिए भागना निश्चित है। आप बताइए, आप कहाँ प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे, या कितनी तेजी है, और क्या 108, 109 ये अच्छे लेवल है एंटर करने के लिए? बिल्कुल अनिल जी, जिनका लंबी अवधि का नजरिया है वो तो 108, 109 के लेवल पे बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। मैंने कई बार आपके चैनल पे इस स्टॉक को फंडामेंटल तौर पे आपके स्पेशल शोज में भी रिकमेंड किया है। इसमें एक्चुअली पिछले 2-3 क्वार्टर पहले एक मंडाला कैपिटल के साथ प्रोमोटर्स ने 800 करोड़ रुपए कंपनी में इन्फ्यूज किए थे। उसके बाद से बैलेंस शीट की भी हालत काफ़ी सुधर गई है, डेट भी कम हो गया है, इंटरेस्ट आउटगो भी कम हो गया है। और फिर कंपनी में एक फूड प्रोसेसिंग का एक बिजनेस है जो कि एक बहुत साइजेबल बिजनेस है, और इसको ये डीमर्ज करके उसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग की भी कुछ प्लानिंग हो सकती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक लगता है इन लेवल्स पे, और मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 150 रुपीज ऑन दिस स्टॉक। ये 1 साल में 150 बड़े एग्रेसिव टारगेट। और एफएनओ के स्टॉक का हर्षदा अगर साल भर में 50% का रिटर्न दे तो
काफ़ी अच्छी कही जाएगी। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये, अगर लगातार लगातार दूसरे साल, पिछले साल मानसून अच्छा था ना, हाँ, लगातार दूसरे साल मानसून अच्छा हो जाए तो फिर इससे बड़ा ट्रिगर हो नहीं सकता। लेकिन मानसून के लिहाज से कुछ अच्छे ट्रिगर वाले स्टॉक्स आशीष जी को भी दिख रहे हैं। वैसे तो आशीष जी जनरली एफएनओ स्टॉक्स देते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है वो कैश मार्केट के स्टॉक्स भी छोड़ते नहीं है। तो आशीष जी बताइए, कौन सा कैश मार्केट का स्टॉक ढूंढा है आपने अभी? अनिल जी, दो मेरे ट्रिगर पे, एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। देखिए इस स्टॉक को अगर से आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई 2011 में बना था और उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब निकला है। मुझे लगता है जिस तरह के वॉल्यूम्स इसमें पिकअप हो रहे हैं, जिस तरह का डिलीवरी इसके अंदर में हो रही है, ये स्टॉक कम से कम 20% की अपसाइड आने वाले 2-1 महीने के अंदर में दिखा सकता है। तो मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पर इस पर पोजीशन बनानी चाहिए। 398 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 450-460 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा और अगर से कोई इसको 2-1 महीना कैरी करता है तो मुझे लगता है 520 तक की अपसाइड कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिल सकती है। और दूसरी पिक हमारी होगी आरसीएफ, जो कि एक 25 महीनों के हाई के आसपास ये स्टॉक खड़ा है और हमने देखा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसके अंदर में हमें देखने को मिला है 90 के ऊपर। डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी पिकअप हुए, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे 10% की अपसाइड शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा 89 का और ऊपर में 106-107 के टारगेट्स आरसीएफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आरसीएफ इनफैक्ट स्टार परफॉर्मर है फर्टिलाइजर स्पेस का। आज 3% का उछाल इसमें बनता दिखाई दिया है। एक बार इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट पर किरण से राय ली जाए। किरण, आरसीएफ और कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन दोनों के टारगेट्स बताइए जरा चार्ट्स देखकर आप। आरसीएफ बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। ये अभी नेक्स्ट टारगेट, अगर मोमेंटम टारगेट देखते हैं या पोजिशनल टारगेट देखते हैं तो करीबन 128 से 130 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इधर बाय करने की सलाह होगी 89 के स्टॉप लॉस के साथ और पोजिशनल व्यू रखना चाहिए। दूसरा, कोरोमंडल की बात करें तो कोरोमंडल में भी ऐसे ही कुछ मूव देखने को मिल रहा है। मल्टी टॉप ब्रेकआउट देखने को मिला है और लेवल थी करीबन 360 की। उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर भी बाय किया जा सकता है। ये भी पोजिशनल या मीडियम टर्म आउटलुक के साथ बाय करने की सलाह है। 396 का स्टॉप लॉस होगा, 415 पे ट्रेड कर रहा है और 470-475 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 महीने के अंदर। ओके, अगले 2 महीनों का कॉल है ये। अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। कुछ और काउंटर्स जो नंबर्स पर एक्टिव हैं, अब इस पर बताइए फंडामेंटली और कितनी तेजी आ सकती है। थायरोकेयर और जीएमडीसी दोनों ही अच्छी शुरुआत दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जीएमडीसी में तो 13% का उछाल अब आ गया है सेठी साहब। नहीं, बिल्कुल दोनों ही स्टॉक ने जो नतीजे पेश किए हैं बेहद ही शानदार थे और दोनों ही स्टॉक लंबी अवधि के लिहाज से बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है ये जो क्वार्टर रहेगा, मेटल्स और माइनिंग कंपनी सभी के नतीजे बहुत ही अच्छे आने चाहिए। तो अभी मेरी राय में जो नतीजे आने वाले हैं मेटल स्टॉक्स और माइनिंग स्टॉक्स में, उन पे बिल्कुल एक नज़र रखनी चाहिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जिन्होंने निवेश किया हुआ है इन दोनों स्टॉक्स में वो बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। शानदार नतीजे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में भी मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस आता रहेगा। तो वी कुड कंटिन्यू टू सी सबसाइड फ्रॉम दीज स्टॉक्स। 125 अंक उछल चुका है सेंसेक्स इस बीच और निफ्टी पर मजबूती बन चुकी है 38 अंकों की। शानदार खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स क्या रफ्तार दिखा रहा है, 0.5% मजबूत है मिड कैप इंडेक्स और 1/4% की मजबूती है बैंक निफ्टी में। शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। चौतरफा एक और स्टॉक जो आज दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, एशियन पेंट्स। नतीजे आने वाले और नतीजों के पहले क्या शानदार खरीदारी होती दिख रही है एशियन पेंट्स में। एक बार मैं फिर से एक बार लेवल्स देख लूँ। अभी मैंने, हाँ, बिल्कुल हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। ओपन इंटरेस्ट 1% बढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ओपन इंटरेस्ट में बढ़त होना शुरू हो चुकी है। क्रूड नीचे है। पूरी संभावना है कि एशियन पेंट्स के नंबर अच्छे हैं। खासतौर से वॉल्यूम ग्रोथ का एक अच्छा अंदाजा लगाया जा रहा है जो एशियन पेंट्स है सरप्राइज करे। खरीदना चाहिए नतीजों से पहले, क्या कहेंगे आप आशीष? आपके रडार पर है कुछ? बिल्कुल एनर्जी, देखिए ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और आज जिस तरह का एक्शन हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जो 1225-30 के आसपास का था वो क्रॉस होना चाहिए और एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और स्टेबल काउंटर है। तो मुझे लगता है कि पोजिशनली आप इसको रख सकते हैं। 1150 का एक स्टॉप रखिए। 1225 से 1250 तक के टारगेट्स एशियन पेंट्स के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। किरण, सुजलॉन एनर्जी पर एक बार नजर डालिए। 2120 पर आ चुका है, 2.5% ऊपर है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए। क्या किया जाए, क्या तेजी बन रही है इसमें? पिछले 2-3 महीने से इसमें एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है
अभी 21.15 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 23 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए जल्द, आज या कल ही कुछ रिजल्ट है इसके, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि आगे के मूव्स कैसे है। अभी के लिए आज की अगर पोजीशन देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छी खासी बढ़ती नजर आ रही है, तो आज के लिए तो पॉजिटिव रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, आज के लिए पॉजिटिव रुझान, लेकिन ये स्टॉक तो पसंदीदा है आपका, काफ़ी समय से आपने रिकमेंड किया है। मेरे ख्याल से 18 रुपये के आसपास से हम लगातार बात करते हुए दिख रहे हैं, और रिजल्ट आने की अभी तक मेरे ख्याल से डेट आई नहीं। मैंने भी काफ़ी समय से रेडार पे रखा हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर से तो ईबिटा पॉजिटिव हो रहा है, सुज़लोन तो अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? बिल्कुल खरीदना चाहिए अनिल जी। 20% की शॉर्ट टर्म अपसाइड नजर आती है, और जैसा मैंने कहा था कि 32 तक के टारगेट्स इस साल के एंड में भी शायद हमें देखने को मिले, तो एक बड़ी बढ़त इसके अंदर देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। डाउन साइड में 2060 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 24 तक के अपसाइड कुछ ही 1 से 2 हफ्तों के अंदर में मुझे लगता है सुज़लोन में देखने को मिल सकती है। ओके, हमने एशियन पेंट्स की बात की थी, साथ में बर्जर पेंट्स में भी एक पिकअप आ रहा है अनिल। बर्जर पेंट्स में 1.5% का उछाल, ओपन इंटरेस्ट करीब जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट एशियन पेंट से ज्यादा पोजीशन बर्जर में बनती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे नहीं पता बर्जर के नतीजे आए नहीं आए, अभी तक आइडिया नहीं मुझे एक्चुअली। मेरे ख्याल से शायद नहीं आए। ये नतीजों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग होगा पेंट कंपनियों के लिए, क्योंकि देखिए क्रूड जिस तरह से कमजोर हुआ ना, उसका फायदा मिलेगा इन नतीजों में। अच्छा, दूसरा ये कि जो थीम हम कल किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, इस थीम की बाटा, जो डीमोनेटाइजेशन के बाद होगा ये, और जीएसटी लागू होने के बाद जो अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं उनके लिए बड़ा फायदा हुआ, उनका कारोबार बढ़ेगा, जो एकदम सिस्टमेटिक काम करते हैं, जिसमें एशियन, बर्जर आप रख सकते हैं। बर्जर एक और स्टॉक इस पर राय लेना चाहता हूं। विकास फंडामेंटली मजबूत है, खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? सॉरी अनिल जी, कौन से स्टॉक के बारे में? बर्जर पेंट्स। बिल्कुल अनिल जी, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और जिस तरह से पेंट स्टॉक्स में एक तेजी बनी हुई है, गवर्नमेंट का जो फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, फिर क्रूड के भाव में जो गिरावट आई है उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी पूरा सेक्टर होता है, तो बर्जर पेंट्स डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है लंबी अवधि में यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली एक बाई रहेगा। ओके, तो तेजी की कॉल आप लेकर चले। बर्जर पेंट्स में दमदार तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। नेस्ले एक और काउंटर जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में तेजी आती हुई, इनफैक्ट 7% का उछाल आया है। 6,900 का शेयर है, लेकिन क्या ट्रेड बनता है इसमें आशीष? बिल्कुल बनता है, और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये ऐसे स्टॉक्स है जब भी इनमें अपसाइड आती है, ये एक ही बार में 15-20% की बढ़त दिखाते हैं, और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। मुझे लगता है अब नेस्ले भी इसी एक ट्रेंड के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम 7300 तक की अपसाइड नेस्ले के अंदर देखने को मिल सकती है। बहुत समय के बाद ये मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो 6800 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 7200 से 7300 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं नेस्ले के अंदर में। ओके, नेस्ले में अब भी यहाँ से तेजी होने की पूरी संभावना नजर आती है। तेजी तो बाजार में भरपूर होती हुई दिख रही है। आज के सेशन में क्या एक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक्स में आप देखेंगे तो भरपूर खरीदारी यहाँ पर होती दिख रही है। और कमज़ोर शेयर भी, जो नतीजे कमज़ोर आए उसके बावजूद भी स्टॉक जो रिकवर होते हुए दिखे वो काबिल तारीफ है। तो कोई भारती एयरटेल देखिए, दोनों स्टॉक्स कमज़ोर है। एक राय सिंडिकेट बैंक पर ली जाए, जो वायदा कारोबार के बैन में आया है। तेजी की पोजीशन अगर किसी की है तो क्या किरण बेचकर निकल जाना चाहिए? सिंडिकेट बैंक या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बहुत बड़ी मूव हमने देखी है, 70 रुपए से करीबन 92 रुपीज तक। अभी इधर से ऐसे ही मूव नहीं देगा, शायद टाइम करेक्शन होगा, थोड़ा सा करेक्शन भी आता नजर आएगा। मेरा मानना है कि करेक्शन आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। कल के जो हाईस के बाद जो 94-95 लेवल्स हाई के लगा है, उसके बाद जो वॉल्यूम्स आए और उसके साथ गिरावट देखने को मिली, मुझे लगता है कि ये स्टॉक करीबन 87 या 88 तक नीचे आ जाना चाहिए। 87-88 एक अच्छा सपोर्ट बैंड है, उधर एक बार देखना चाहिए कि इधर होल्ड करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर वापस एक बार बिकवाली हावी हो सकती है, जो कि स्टॉक 82 तक ले जा सकती है। तो ये सारे सपोर्ट लेवल्स मैंने कहे वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। मॉनसून के प्ले पर हमने चर्चा की जैन इरिगेशन फर्टिलाइजर कंपनियों की, लेकिन एफएमसीजी कंपनियां जिनके लिए मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर रहता है, उस पर भी एक नजर डाल लें। HUL 3% ऊपर, नेस्ले की हम चर्चा कर रहे थे, ये भी 3% ऊपर है। डाबर, ज्योति लैब्स, इमामी, PNG, इन सब में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि ITC अब करीब 1% की बढ़त दिखा रहा है। ये
अगर प्ले लेना है मॉनसून का प्ले एफएमसीजी के जरिए, किरण आप क्या चुनना पसंद करेंगे? क्या HUL ITC के साथ जाएंगे या फिर छोटी कंपनियों में ज्यादा ट्रैक्शन दिखेगा? HUL बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बहुत बड़े रिटर्न्स देने के लिए। हमने देखा है कि 2015 में जो टॉप लगाया था, उसके बाद दूसरा जो टॉप लगाया था करीबन जुलाई 2016 का, अगर इसमें ट्रेंड लाइन खींचते तो उसके ब्रेकआउट लास्ट वीक ही आया था, पर वॉल्यूम्स कम नजर आ रहे थे। पर इस वीक में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक आउट परफॉर्मर रहेगा। अच्छे 2-2.5 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है कि ये एक क्वार्टर के लिए अगर रखते हैं तो करीबन हम ये स्टॉक करीबन 1150 के लेवल्स की भी देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। उसी के साथ नेस्ले की बात जो करें तो नेस्ले भी मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। इनके टारगेट्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि टारगेट्स के लिए करीबन 7,300 इजीली 2 अक्टूबर में। मुझे ऐसा लग रहा है पुणे में मॉनसून समय से पहले पहुंचने की तैयारी में। मौसम तो संकेत इसी तरह के दे रहा है, आवाज बराबर पहुंच नहीं पा रही है। थोड़ी देर में किरण से फिर से बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा तेजी से भागता है खबरों के दम पर, वायदा कारोबार में लिक्विड कम है, इंडो काउंट। ये शेयर आपके सामने हाजिर करते हैं। मैं क्यों इसे कवर कर रहा हूँ उसकी वजह बता दूं। इसकी वजह है BSE पर ये स्टॉक लाइए, कैश मार्केट में BSE पर इंडो काउंट के काउंटर पर एक ट्रेड हुआ है बड़ा 3,32,000 शेयरों का। जी हाँ, 3,32,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। 0.17% हिस्सेदारी इंडो काउंट की बदली है इस काउंटर पर। 203 रुपए के दाम पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा है। और आशीष, मेरे ख्याल से आशीष, मुझे याद है एक बार इस स्टॉक को आपने रिकमेंड किया था, क्या तेजी से ये स्टॉक भागा था। हालांकि लिक्विडिटी इसमें कम होती, लेकिन क्या अच्छा ओके, आज तो वॉल्यूम है, 6 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार हो चुका है और स्टॉक मजबूत भी है। ब्लॉक डील हुई है, इस ब्लॉक डील के बाद क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? बिल्कुल जी, जैसे पहले भी हमने कहा था 190 के आसपास के ऊपर बात की, 190 के आसपास, और मैंने तब भी कहा था 220 की अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकती है, और वही ट्रेंड वही टारगेट मुझे लगता है अभी भी देखने को मिल रहा है। तो 220 का एक टारगेट इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। और आज जी 220, और नीचे में एक बहुत छोटा स्टॉप रखेगा 203 के स्टॉप से अब आप इस पोजीशन को ट्रेड कर सकते हैं। देना बैंक, जिसमें हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली बढ़ती हुई, अब 4% नीचे इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है काउंटर 42.75 पर। सिंडिकेट में भी कमजोरी है, यूनियन बैंक भी नरम है, इंडियन बैंक भी आपके लिए हाजिर करते हैं, नहीं IDBI बैंक, नॉट इंडियन बैंक, IDBI बैंक में किस तरह का एक्शन? 3% नीचे। विकास, क्या सलाह होगी? IDBI पर तो हम चर्चा कर रहे थे पहले कि मौका है डिप्स पर खरीदारी करने का, 80 के नीचे है, लेकिन देना, सिंडिकेट, यूनियन, क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए हर्षिता, जहाँ तक इन बैंकों के नतीजे का सवाल है, सिंडिकेट बैंक और शायद विजया बैंक, इन दोनों के नतीजे अच्छे थे और उसके बाद हमने एक अच्छी तेजी देखी। बट चूंकि ये जो NPS को लेके थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के बाद पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी थोड़ा प्रेशर आया है, तो उसका प्रेशर देखा जा रहा है। बट मुझे लगता है ये वापस से इनमें तेजी देखी जा सकती है। तो आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देम। और बाकी जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन तीनों के नतीजे अभी आने बाकी है और मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी जो गिरावट में खरीदारी करने की, और नतीजों के आसपास इनमें एक अच्छा रनअप देखा जा सकता है। और विकास जी, आपको जाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि हम तो 9 से 10 के बीच में ब्रेक फ्री हो चुके हैं और हमारे काफ़ी दर्शक कहते हैं कि भाई आप ब्रेक में दीजिए, बाजार खुला है, तो पूरे मौके हमको चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को आज देने के लिए। लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है उस पर राय लूँगा आपसे, हमारा राजा बैटरीज। एक्साइड के नतीजे के बाद से एक्साइड जिस तरह से मजबूत हुआ है, हमारा राजा के मेरे ख्याल से नतीजे आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देखिए स्टॉक 1.5% मजबूत है, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 900 छूने, एक्साइड नहीं, हमारा राजा की बात कर रहा हूँ, 900 छूने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है हमारा राजा। 900 के पार निकलने की रही है, खरीदेंगे? आशीष, क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा बेस बना था अनिल जी, और अभी तक के कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा था। जब एक्साइड में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस चल रहा था तब ये साइडवेज था। मुझे लगता है अब इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, 930 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इंट्राडे 925 930 इंट्राडे भी आ सकता है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये स्टॉक निकला है। तो जब भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद होता है तो शॉर्ट कवरिंग भी उतनी शार्प हमें देखने को मिलती है। 890 का एक स्टॉप रखिए, 930 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। M&M में अब थोड़ी सी एक्यूमुलेशन बढ़ रही है, 1375 पर इनफैक्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
2% का उछाल इसमें। एस्कॉर्ट्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं। M&M बताइए किरण, 1375 पर अगर कोई लेता है यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे? आज के चार्ट पैटर्न हर्षदा जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। 1360, 1357, 1360 का एक रेजिस्टेंस था, वो आज टूटता नजर आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 1392 का है, जो कि अभी आज टेस्ट करता नजर आएगा। तो मेरा टारगेट 1392 का रहेगा, पर उधर टारगेट्स पे बेचने की सलाह नहीं होगी। हमने पिछले 3-4 महीने में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और अच्छे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 1392 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 1440 के लेवल्स आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए। लेकिन इस बीच ब्रिटानिया है एक और स्टॉक जो फिर से रडार पर आया है। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है मेरी स्क्रीन पर ब्रिटानिया में, और वो हुआ है 3606 रुपये में, 3606। हाँ जी हाँ, इसी प्राइस पर 25,000 शेयरों का। अब आपको लगेगा 25,000 शेयर, लेकिन 25,000 शेयर ब्रिटानिया के लिए बड़े होते हैं। 3637 रुपये का शेयर है, तो यहाँ पर ट्रेड हुआ। अच्छा हाँ, तो ब्रिटानिया वायदा कारोबार में भी है, एफएनओ में भी। ओके, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 3% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये तो आपका कैंडिडेट है। बताएं। हाँ, आज प्रकाश गाबा ने दी थी ना खरीदारी करने की राय, प्रकाश की लिस्ट में। जी हाँ, ब्रिटानिया था। तो ब्रिटानिया टेक्निकली तो प्रकाश को मजबूत दिख ही रहा था, अब वॉल्यूम वाला एक्शन भी होता हुआ दिखा है, और बाकी का एक्शन आप बता दीजिए। अनिल जी, मैं तो अब एक सेक्टर पे कॉल देना पसंद करूंगा। ये पूरा स्पेस ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप अगर से देखिए, नेस्ले पे हर्षद ने बात की, ब्रिटानिया की बात कर रहे हैं, HUL की बात करें, चाहे कोलपाइल की बात करें, ये सभी स्टॉक्स मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ चुके हैं। और अब मुझे लगता है जैसे एक सेक्टर पे कभी कभी कॉल लेने की जरूरत पड़ती, वो अभी एक समय आ चुका है। मुझे लगता है ये पूरा स्पेस कम से कम 10% की एक अपसाइड दिखा रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर में, और एक बड़ी बढ़त इनके अंदर में देखने को मिल सकती है। ब्रिटानिया भी उसी स्पेस में मुझे लगता है कम से कम 4000 के स्तरों को आने वाले 2-3 हफ्तों में छू सकता है। 4000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग। ये आशीष जी के मुझे एक बात अच्छी लगती है, जब इनका कॉन्फिडेंस सही होता है ना, तो स्टॉप लॉस ऐसे छोटे होंगे और टारगेट ऐसे लंबे लंबे होंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि ये सेक्टर आपको पसंद है? मतलब सेक्टर मतलब कौन सा? FMCG? FMCG पूरा स्पेस। अच्छा, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी आप इसी में रखते हैं? नहीं जी, मैं उससे थोड़ा उसको अलग से नहीं, आप भले सेक्टर के इस स्टॉक पर नजर है आपकी, डाल दीजिए। आप भी चार्ट पर नजर डालिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के किरण, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक बड़ा ट्रेड मेरी स्क्रीन पर होता हुआ दिखा है। BSE पर ये स्टॉक लाइए जरा, यहाँ वॉल्यूम वाइज एक्शन होता हुआ दिखा है। BSE पर 50,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। अच्छा देखिए, 55,000 का, इसमें से 50,000 तो एक ही बड़ा ट्रेड हुआ है। तो 50,000 शेयरों का कारोबार हुआ है 1906 रुपये के दाम पर। अभी क्या चल रहा है? 1927। तो यहाँ पर बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो बताएं किरण, यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स। अनिल जी, हम अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में हम बात कर रहे थे, तब करीबन 1850 के लेवल्स थे, और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए, और नहीं टूटा है। उधर से हमने रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिली है, पर ब्रेकआउट अगर कहना है तो 1950 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 के करीब कर रहा है, तो 1950 अगर क्रॉस करता है तो मैं एग्रेसिवली बाय करूंगा, अभी भी बाय करूंगा, पर 1950 के ऊपर बाय एग्रेसिवली होगा 2050 के टारगेट्स के लिए, और उधर से फिर एक अपवर्ड मूव देखने को मिल जानी चाहिए। तो 1950 के पार तो और मजबूत हो जाएगा। वैसे इसने बेस तो बना लिया है मेरे ख्याल से, जिस तरह से बुरी खबरों के बावजूद स्टॉक ने गिरना बंद किया है ना? क्या कहेंगे आशीष? बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये डबल बॉटम बना रहा है। एक्चुअली जो टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी कोई फॉल के बाद सेकेंड टाइम स्टॉक रिवर्स होने की तैयारी करता है, तो ये सिचुएशन इस स्टॉक में बन रही है। अभी डेरिवेटिव्स के डेटा पे शायद आपको बहुत बड़ा इंडिकेशन नजर ना आए, पर अगर से ये स्टॉक 1940-1950 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो मेरे हिसाब से 2050-2100 तक की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, और डाउन साइड काफी लिमिटेड है। 1890 के स्टॉप से आप इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। इसका बॉटम तो उस दिन बना था जिस दिन राजन शाह ने हमारे साथ आखिरी सौदा में शो किया था। हाँ, इतनी मजबूती से खरीदारी करने की राय दी थी। राजन ने कहा कि देखिए, आज सब लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ शराबबंदी हो रही है, सारे राज्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 2-3 साल बाद मिलेगा, पूछेगा, फिर बताइएगा कि किस तरह से ये स्टॉक्स बढ़ते हैं। तो तब से बॉटम बनना शुरू हो गया था। एक और काउंटर अनिल जो एक्टिव होना शुरू हो रहा है, जिस पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हेवल्स 501 पर आ चुका है। 4% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में। आशीष बताइए, यहाँ से अगर तेजी पकड़ता है कितना ऊपर भागेगा? देखिए, आज अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है, करीब 4.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, और वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं। 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो कम से कम 512-13 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 497 के एक स्टॉप से इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। कुछ कैश मार्केट के काउंटर्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर एक्टिविटी अब बढ़ती दिखाई दे रही है।
इसमें वैस्कॉन इंजीनियरिंग है 3% ऊपर। इनफैक्ट वैस्कॉन तो आज विकास सेठी का पिक भी रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ। टीटागढ़ वैगन्स में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे छोटी कंपनियों में एडीएफ फूड्स में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है आजकल, ये लगातार भाग रहा है। अनिल, इस पर कोई फंडामेंटल ओपिनियन है क्या? एडीएफ फूड का कंपनी तो ठीक है, इसका नाम पहले होता था अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स, उसका शॉर्ट फॉर्म करके, और वो ब्रांड वगैरह अच्छी पेरेंटेज है और पुरानी कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी तो बुरी नहीं है। मेरे ख्याल से रिजल्ट शायद आज मैंने देखा, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज रिजल्ट आए हैं एडीएफ फूड के। मेरे भी रडार पे था सुबह एक्चुअली, नहीं रिजल्ट नहीं, एडोर वेल्डिंग के थे, एडीएफ के नहीं, एडोर वेल्डिंग के थे। तो मैं एनीवे चलिए ये अच्छा, एक और स्टॉक जहां वॉल्यूम एक्शन होता दिख रहा है, फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस लाइए आपके सामने, 1 2 3 एनएससी पर 3 बड़े ट्रेड हुए हैं। फोर्टिस में 211 रुपये 65 पैसे पर 6,20,000, 3,09,000, 4,02,000, यानी कि 6 3 9 4 13 लाख, 13.25 लाख शेयरों से 13.5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है फोर्टिस हेल्थ केयर में। टोटल कारोबार दिख रहा है 19 लाख शेयरों का, उसमें से योगदान है 3 बड़े ट्रेड्स का। तो फोर्टिस में कारोबार वॉल्यूम का होता हुआ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ये स्टॉक भी काफ़ी समय से एक्शन में रहा है। फोर्टिस से ये खरीदना चाहिए क्योंकि 2 बड़ी खबरें हैं इस स्टॉक को लेकर। किरण, आप चार्ट देखिए, तब तक मैं खबरें बता दूं हमारे दर्शकों को। पहला तो ये कि इस कंपनी में साइजेबल स्टेक बेचने की बात काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और 2 प्राइवेट इक्विटी फंड लगभग रेस में फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। कल भी ये खबरें आ रही थी, तो जो सिंह बंधु हैं वो ये करने वाले हैं। दूसरा ये कि एसआरएल जो इनकी पैथलैब कारोबार है उसका 2,000 करोड़ का वैल्यूएशन करके वहां पर भी स्टेक बेचने की बात चल रही है। तो ये 2 बड़ी खबरें। अब वायदा कारोबार में भी आ चुका है ये स्टॉक फोर्टिस। क्या खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? बिल्कुल खरीदना चाहिए, पर इसका ब्रेकआउट आया था करीबन 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, जहां पे 200 रुपए क्रॉस किया था। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया था। उसके बाद ये 225 तक गया, उधर से थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। अगर ये इस स्टॉक में भागना है तो 216 की लेवल आज क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आज 216 की लेवल क्रॉस करेगा, 221 के लेवल आज आने तय है। तो मेरा मानना है कि 216 के ऊपर आज इंट्राडे बेसिस पे बाय करना चाहिए। 214 का स्टॉप लॉस रहेगा और 221 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो अभी भी खरीदी की जा सकती है। मीडियम टर्म आउटलुक रहेगा करीबन 4 से 6 महीने का, और इसके टारगेट्स करीबन 275 से 280 के रखने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए फोर्टिस के टारगेट। 216-17 के ऊपर निकलेगा तो तेजी और बनती हुई नजर आएगी। शुक्रिया आपका किरण, शुक्रिया आपका आशीष, हमारे दर्शकों को आज के सेशन में बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 150 अंकों पर सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 45 अंकों की। लेकिन बाजार के आगे की दिशा पर बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के इक्विटी पीएमएस के हेड मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मनीष जी, पिछली बार आपसे बात हुई, आप फुल कॉन्फिडेंस में थे, खरीदारी करने की राय थी, आपका यह भी कहना था कि तेजी इतना जल्दी रुकने वाली नहीं है, घबराइए मत। क्या यही कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम हाई के नजदीक अब भी बरकरार है ना? देखिए, इट इज अ फंक्शन ऑफ फ्लोज काफी स्ट्रांग है, तो टॉप डाउन व्यू नहीं लेके सिलेक्टिव स्टॉक अप्रोच लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जब आप कह रहे हैं सिलेक्टिव रहिएगा, तो क्या आपके रेडार पर है, क्या पसंद है, कहां पर आपको लग रहा है बहुत महंगे हो चुके हैं शेयर, तो एक बार मुनाफा वसूली कर ली जाए, क्योंकि वो समझना इंपॉर्टेंट है इस रन अप के बाद। देखिए, अगर 2-3-4 साल का व्यू है तो बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा थीम है, डबलिंग ऑफ फार्म इनकम एक बहुत बड़ा थीम है, जो पीएसयू बैंक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं और उससे जो एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपॉर्चुनिटी आती है, वो एक बहुत बड़ा थीम है। और एक जीएसटी अपॉर्चुनिटी जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड एंड जिसमें मार्जिन एक्सपेंशन की मतलब डिफरेंशियल इन रेट्स पॉजिटिव रहेंगे कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर कंज्यूमर आइटम्स में ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 ईयर से ये थीम्स में अभी भी जगह है। कमोडिटीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर एक डाउनफॉल या करेक्शन आप बोल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर केपेक्स अभी भी पिकअप नहीं है, और पीएसयू बैंक्स प्रॉब्लम्स कहीं भी दूर तक अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। आरबीआई की और जो गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेशन आ रहे हैं उसमें अभी सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। क्या
मनीष जी, आज बढ़िया खबर जो दिख रही है वो ये कि जो 18 अप्रैल को जो मानसून का फोरकास्ट आया था उससे बेहतर मानसून की बात कर रहा है आईएमडी। मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा, तो लगातार दूसरा साल अच्छे मानसून की उम्मीद है। इसका कितना फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और इनफैक्ट जो मोदी साहब की जो वो इच्छा है कि जो फार्म इनकम है वो नेक्स्ट 4-5 साल में डबल हो जाए, और रूरल में एलपीजी कनेक्शन या अफोर्डेबल हाउसिंग जो घर प्रोवाइड करने की जो उनकी इच्छा है, मेरे हिसाब से मानसून से एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे इकोनॉमी का। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जहाँ पर 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन रूरल some sort of income. So monsoon forecast second year in a row is going to be a very big boost मेरे हिसाब से। और जो भी सेक्टर्स इससे डायरेक्टली या अनडायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं, जैसे कि एग्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स और कुछ हद तक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी भी, वो लाइमलाइट और फोकस में रहने चाहिए। वैल्यूएशंस में कहीं भी कंफर्ट नहीं है, नियर टर्म में कहीं भी पैसे बनने की गुंजाइश नहीं है। अगर व्यू पॉइंट 6, 9, 12 महीने का है तब वहाँ पर पैसे बनने की थोड़ी संभावना जरूर है। लेकिन हर्षदा, एक बात है, मानसून का जब भी जिक्र हो और अच्छा मानसून की उम्मीद हो तो हमारे स्टूडियो डायरेक्टर है अमूल, वो तुरंत मानसून के जो फुटेज दिखाते हैं एकदम तबीयत खुश हो जाती है। अच्छा मानसून की उम्मीद, अच्छा माहौल, एकदम स्क्रीन पे देखिए आप, कितना बढ़िया लग रहा है बारिश देख के। खासकर जब आप दिल्ली में 40 के ऊपर पारा जा चुका है, तो ऐसे विजुअल से रिलीफ है बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, एक स्पेस जो बड़ी एक्शन में है, बजिंग कर रही है, वो है सरकारी बैंक। एक तो ये जो सरकार एनपीए की समस्या से निपटने के लिए सारे कदम उठा रही है, उसे कैसे देखते हैं? उससे क्या इन बैंक्स के बारे में मूड बदलना चाहिए? और दूसरा ये कि ये जो छोटे छोटे सरकारी बैंक है जिनके नतीजे आ रहे हैं, किसी में एसेट क्वालिटी सुधार हो रही है, किसी में अभी भी वही हाल है, तो ओवरऑल सरकारी बैंकों को कैसे अप्रोच किया जाए? क्या पैसा लगाने का वक्त आ गया या अभी भी दूर रहेंगे आप? नहीं, मैं तो एक्चुअली पीएसयू बैंक से एकदम दूर हूँ। जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं सिस्टम में वो 10 लाख करोड़ के करीब है, एनपीएज है 6 लाख करोड़, और रेजोल्यूशन जो है अब शुरू हो रहा है। जो नया बैंक्रप्सी लॉ है और ये सब जो कदम उठाए गए हैं, ये सब अब टेकिंग इनटू इफेक्ट, पर बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए अभी भी। और कल आपने सुना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15,000 करोड़ का फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन की प्रोविजन या क्यूआईपी या एफपीओ जो भी है, तो उससे डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इंक्रीमेंटल एनपीएस बनना बंद हुआ है या थोड़ा कम हुआ है, पर जो पास्ट लेगेसी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेंगे। तो अगर 1 टाइम बुक है तो वो 1.2 टाइम्स बुक हो जाएंगे, या हाफ बुक है तो 0.7 बुक हो जाएंगे, और उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखाई देती। और अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में 14-15% का एटलीस्ट क्रेडिट ग्रोथ है। तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज में ही फेवरेबल है। पीएसयू बैंक्स में ठीक है, होप है काफ़ी, नेक्स्ट 4-5 साल का अगर व्यू है तो जरूर कभी ना कभी तो सुधरेगा ही, बट अभी नियर टर्म में तो ऐसा कुछ भी सुधरता हुआ, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो फिलहाल मनीष कह रहे हैं वो दूर रहेंगे सरकारी बैंकों से, लेकिन कैपिटल गुड्स पर मनीष क्या अब नजरिया बदलने लगा है, ये बताइए। क्योंकि कल हमने देखा एबीबी के नंबर्स आए, उसमें वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो की स्थिति को देखकर बाजार में काफी रौनक आई, स्टॉक भागा, सीमेंस के स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी, और आज सीमेंस के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। तो क्या उम्मीद करें ये ऑर्डर इनफ्लोज एलएनटी, भेल जैसे कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स भी सुधार लेंगे, और क्या फिर निवेशकों को यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए? देखिए, पावर सेक्टर में अगर है केपेक्स की बात की जाए तो कोल बेस्ड या थर्मल बेस्ड पावर प्लांट में जो भी कंपनीज रिलेटेड है वहाँ पर कोई भी ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट जो भी सोलर या रेलवेज, अब जो एबीबी, सीमेंस, ये सब क्या है, रेलवेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एस्कॉर्ट्स आप देख लीजिए, और भी कई कंपनीज हैं जहाँ भी रेलवेज में बहुत बड़ा केपेक्स हो रहा है। जो भी कंपनीज रेलवेज की तरफ फोकस्ड है और उनकी प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो वो रेलवेज से जुड़ी हुई है, वहाँ पर एक केपेक्स में बहुत शार्प अपटिक है। वेदर मेट्रो बोल लीजिए या अपनी पूरी सिग्नलिंग बोल लीजिए,
कोचेस बोल लीजिए, रेलवेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी केपेक्स है उसमें तेजी है। बाकी प्राइवेट सेक्टर केपेक्स में थर्मल पावर प्लांट्स, टर्बाइंस, ये सब में बहुत स्लो मूविंग है, अभी कहीं भी केपेक्स नहीं है। गवर्नमेंट केपेक्स जरूर स्ट्रांग है और वो है आपके रोड सेक्टर में, रेलवेज में। तो ये सेक्टर्स में पॉजिटिव एक इंक्लिनेशन है। बाकी कहीं भी प्राइवेट केपेक्स में कोई पिकअप मुझे तो नहीं दिख रही। और इस बीच बाजार डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स पर और निफ्टी लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक, रिकॉर्ड बनने की, इतिहास बनने की तैयारी है। 9377 जो 5 मई को हमने देखा था उससे सिर्फ 1 पॉइंट दूर है, यानी कि 9378 जैसे ही आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। आप सब लोग थोड़ा जोर लगाइए, शायद 9378 हो जाए। बस 9378 होते ही एक और नया हाई आपकी स्क्रीन पर, लाइफ टाइम हाई वो होगा जो निफ्टी पर बनता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट की और ज़रूरत है। 9377 तो हो चुका है और अब देखते हैं कि मतलब पुराना हाई जो 5 मई को 9377 का था वो तो हम हासिल कर चुके हैं एक बार फिर से। तो ये है रिकॉर्ड निफ्टी पर बनता हुआ। 9378 से सिर्फ 5 बेसिस पॉइंट दूर रहा है। इसका मतलब ये कि एक और इंट्राडे में नया लाइफ हाई तो निफ्टी ने आज बना लिया। तो उच्चतम स्तरों पर है निफ्टी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, लाइफ टाइम हाई फिर से हिट करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 22,853, उससे थोड़ा सा दूर है बैंक निफ्टी अभी, लेकिन फिर भी निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। और जहां तक मेरा अंदाजा है मिड कैप इंडेक्स के लिए भी ये नया लाइफ टाइम हाई है। तो इतिहास बनता हुआ आपकी स्क्रीन पर 9377.95, ये है अब तक का निफ्टी का सबसे उच्चतम स्तर। हर्षदा जी हाँ, और नजरें हैं कि 9378 तक पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर फिर भी ये भी जो हाई है, ये भी जो लेवल है वो अब तक का सबसे हाई है। इनफैक्ट जिस तरह की तेजी हमने देखी, और जो अनिल आप भी मेंशन कर रहे थे कि मिड कैप्स भी एक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मनीष, जो रैली इन छोटे कंपनियों में या फिर मिड कैप कंपनियों में देखी है, उससे तो साफ जाहिर है कि इन तमाम कंपनियों के वैल्यूएशंस ऊंचाई पर है, पी मल्टीपल्स काफी महंगे दिख रहे हैं। ऐसे में अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए? कई लोग कह रहे हैं कि शायद अब मिड कैप से अब हेवीज की तरफ शिफ्ट करना शुरू करें। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं उस राय से? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी मोमेंटम है और वो फ्लोज का एक फंक्शन है, बहुत डोमेस्टिक फ्लोज और फॉरेन फ्लोज भी, बिकॉज रुपी काफ़ी स्ट्रांग है डॉलर के कंपैरिजन में, तो फॉरेन फ्लोज भी काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो टू मच ऑफ मनी इज चेजिंग टू फ्यू स्टॉक्स, और ये फ्रॉड जहां मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, तो यहाँ कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लार्ज कैप में डेफिनेटली देयर इज़ मोर वैल्यू देन स्मॉल एंड मिड कैप्स। तो मेरे हिसाब से कंफर्ट जोन अगर इन्वेस्ट करना है, इंडिया में एक एक्सपोजर चाहिए, तो लार्ज कैप स्पेस में ज़्यादा इंक्लिनेशन होना चाहिए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ऐतिहासिक दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जब निफ्टी ने एक बार फिर से नए रिकॉर्ड बनाए। 9378.85 अब इतिहास में ये आंकड़ा हो चुका है दर्ज अब तक के सबसे उच्चतम स्तर के तौर पर दिन के दौरान निफ्टी ने। हाँ, एक और बात बता दूं, 9359 इस लेवल पर अब नजर रखिएगा, क्योंकि इंट्राडे में तो आपने हाई बना दिया, अब आपको क्लोजिंग हाई चाहिए। 9359 के ऊपर अगर आज बाजार बंद होता है, यानी कि 9360 अगर ये लेवल बंद होता है, तो क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी का नया हाई बनता हुआ दिखेगा। और बैंकिंग शेयरों में फिर खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। एक और बैंक जो कमजोर होने के बाद दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता दिख रहा है वो है यूनियन बैंक। इस स्टॉक पर नजर रखिए, यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में तेज खरीदारी होती हुई दिखी है। यूनियन बैंक का स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे और आप देखिए, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दिन के हाई पॉइंट पर सबसे बड़ी बात है कि ओपन इंटरेस्ट में तेजी से बढ़त होती दिखी है। 3.5% यूनियन बैंक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक आगे के सेशन के लिए नजर में रखेगा। एक्शन यहाँ पर थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, 7.5 लाख शेयरों का इजाफा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए, जहां नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे निफ्टी पर। उम्मीद करें कि सेंसेक्स पर भी 30,184 का जो हाई है उससे बेहद करीब है हम, वहां पर भी रिकॉर्ड बने। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड बना चुका है, तो रिकॉर्ड बनने का है आज दिन। अच्छे मॉनसून की उम्मीद में बाजारों का शानदार प्रदर्शन। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट में कितना और एक्शन बढ़ता है कुछ चीज को देखकर, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। प्रियंका संभव आपको बताएंगी किस तरह की शुरुआत कमोडिटी बाजार की है। बने रहिए। नमस्कार।